हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे नेमराज जी सुंडा वाली बुक की, तो उसी कड़ी को जैसे कि ड्राईलैंड फार्मिंग अपन ने पढ़ ली थी, आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, है ना, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो वो कितने हैं कितने नहीं हैं। तो कम्प्लीटली जो राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनके अपन एक सेपरेट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो अपन जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, आज मैं उसी को लेकर चलूँगा जो कि आपके बुक के अंतर्गत दिया गया है, और उसको आसानी से कैसे याद कर सकते हो ये भी काफ़ी ईजी रहेगा। इसके साथ साथ ही जो भी इंग्लिश जो प्री पीजी की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको काफ़ी समस्या आती है इंग्लिश की बुक पढ़ने में, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो उसको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट है अपने पास में सस्य जलवायु क्षेत्र योजना, यानी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। तो इसमें क्या है कि यह योजना आयोग के द्वारा जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1988 में शुरू की गई थी, और इसके द्वारा ही संतुलित क्षेत्र विकास के लिए कृषि जलवायु कारकों के आधार पर क्षेत्रीय योजना लागू की गई। अगर मैं बात करूं कि ये आपके योजनाएं वगैरह है, तो इसके द्वारा ही लागू की गई है। इसके साथ साथ ही जो आपकी योजना आयोग है, जैसे कि अपन 2015 के अंतर्गत जो नाम दिया गया था नीति आयोग, उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? वो आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन रहता है। जो भी प्रधानमंत्री रहता है तो वो क्या रहता है? नीति आयोग के अध्यक्ष। जैसे कि अभी फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं बात करूं नीति आयोग या नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन जो याद करने वाली चीज़ें हैं या डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा विशेषकर फोकस करूंगा, और बाकी आप रीडिंग लगाते हुए चलना। चलिए बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की। तो ये भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। तो अगर योजना आयोग के अनुसार जो आपके भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो कितने हैं? 15 है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो कितने हैं? 15 है। और अगर राजस्थान के पूछ ले जाए तो वो कितने हैं? 10। तो ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बांटे कैसे गए हैं, किस आधार पे बांटे गए हैं, इसके पैरामीटर्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर जनरली आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है तो इनको किन पैरामीटर्स के ऊपर आधारित करके इसको क्लासीफाई किया गया है। तो इसके मुख्य मुख्य पैरामीटर्स होते हैं, वो होती है वर्षा, कि किसी क्षेत्र की रेनफॉल कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी सोइल यानी कि मिट्टी कैसी है, या उसकी स्थलाकृति या टोपोग्राफी कैसी है, या जल संसाधन या फसल प्रणाली के समरूपता के मापदंडों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। और इसी आधार के ऊपर अपने भारत के अंतर्गत भी क्या किया गया है? 15 सस्य जलवायु खंडों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि आईसीएआर के एनएआरपी प्रोजेक्ट के अनुसार भारत को कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो वो कितने हैं? 131। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर डायरेक्ट आपको योजना आयोग के द्वारा पूछ लिया जाए तब तो आपको कितना बताना है? 15। और अगर आपको पूछ लिया जाए आईसीआर एनएआरपी प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उसके द्वारा 131 जलवायु खंडों के अंतर्गत बांटा गया है। अब नेक्स्ट आपके पास में ट्रांस गैंगेटिक मैदानी क्षेत्र। तो ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत अपने राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है। जैसे कि आपने राजस्थान का मैप देखा होगा, तो उसके अंदर जो गंगानगर वाला क्षेत्र है, तो वो क्या है कि आपका जो ट्रांस गैंगेटिक मैदानी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। और ये अगर मैं बात करूं कि भारत के कौन से क्लाइमेटिक जोन या ये जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, तो वो कौन से आता है? 6 वाले के अंतर्गत। जो 6 वाला जोन है, 6 नंबर का, उसके अंतर्गत जिसका नाम है ट्रांस गैंगेटिक मैदानी क्षेत्र, तो उसके अंतर्गत अपने राजस्थान का कौन सा हिस्सा आता है? तो गंगानगर जिला भी इसके अंतर्गत शामिल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंतर्गत दिया गया है जो ट्रांस गैंगेटिक मैदानी क्षेत्र है, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर जिले शामिल हैं। लेकिन अगर कंप्लीट रूप से अगर आप लोगों को पूछा जाए कि जो आपका राजस्थान है वो कौन से जोन के अंतर्गत आता है, तो वो 14वें जोन के अंतर्गत आता है, जिसका नाम क्या है? वेस्टर्न ड्राई रीजन, है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेस्टर्न ड्राई रीजन, तो ये कौन सा खंड है? ये 14वां खंड है, जिसके अंतर्गत कंप्लीट राजस्थान अपना आता है। ये जो जोन के अंतर्गत आता है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं एग्रो क्लाइमेटिक इकोलॉजिकल रीजन, है ना। जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो NBSS
UNLPU के अनुसार वर्तमान में भारत को 20 जो एग्रीकल्चर या कृषि इकोलॉजिकल क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये रीजन का आप विशेषकर ध्यान रखना कि डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 20 कृषि पारिस्थितिकी के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर 2016 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसके अंतर्गत यही थे मुख्य मुख्य पूछे जाने वाले। अगर ICR के अनुसार पूछ ले तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ICR के अनुसार कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये तो क्या आ गया आपके ICR के अनुसार। अगर मैं बात करूं आपके जो NBSS-LPU के अनुसार 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। अभी हाल ही के अंदर अगर आप लोगों में से किसी विद्यार्थी ने फॉरेस्टर का अगर एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी आपके रिसेंटली अभी थोड़े 2-3 दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ है उसके अंतर्गत कि ड्रोट या सूखा किसे कहते हैं। एक वर्ष में किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा 75% से कम होती है तो उसे सूखे के रूपांतरित में जाना जाता है या रूप में जाना जाता है। आपके पास में 100% वर्षा होती है तो उसमें से 75% वर्षा होती है या उससे कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं अपन, ड्रॉट कहते हैं, सूखा कहते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था कि 51% या 51% से ज़्यादा वाली वर्षा है ना, उससे अधिक वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसके अंतर्गत काफ़ी ऑप्शन थे, जैसे कि सामान्य कहेंगे या वर्षा वाला क्षेत्र कहेंगे या सूखा कहेंगे या फिर भयंकर सूखा। उसके अंतर्गत गंभीर सूखा यूज़ नहीं किया गया था टर्मिनोलॉजी, भयंकर सूखा ना, भयंकर सूखे का टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहीं से उठा था वो कि इसके अंतर्गत अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए कि जब वर्षा की कमी सामान्य से 50% से अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं, गंभीर सूखा कहते हैं। और कई बार आ जाता है कि जो आपका अकाल होता है तो 45% तक या इससे कम होती है वर्षा तो क्या होती है आपका अकाल पड़ जाता है ना, अकाल। तो 45% अकाल, ये आपकी 12th की बुक के अंतर्गत साफ साफ दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ नमी उपलब्धता सूचकांक है ना, तो जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स है तो वो क्या है, तो यह किसी अवधि के समय संभावित वाष्पीकरण के 50% संभावना स्तर पर वर्षा व साप्ताहिक व मासिक के बीच का अनुपात होता है। कि जैसे कि आपके पास में कोई अवधि है उसके अंतर्गत जो वाष्पीकरण हो रहा है और 50% तक जो वर्षा हो रही है उसके मासिक या साप्ताहिक का अनुपात होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, नमी उपलब्धता सूचकांक कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने फॉर्मूला दिया गया है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की, वो आता है वाष्पोत्सर्जन है ना। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत है वाष्पोत्सर्जन या इवापोट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं। तो पहले तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि इवापोट्रांसपायरेशन और एक होता है ट्रांसपायरेशन, इनके अंतर्गत अंतर क्या है। इवापोट्रांसपायरेशन क्या होगा कि ये पौधे की सतह प्लस उसके साथ में मृदा की सतह से जो वायु का जो जल का ह्रास होता है या नुकसान होता है उसे क्या कहते हैं, इवापोट्रांसपायरेशन। अगर ट्रांसपायरेशन की मैं बात करूं तो जो पौधे की लीफ वगैरह होती है, पौधे की सतह से जो भी पानी का ह्रास हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो आपको सबसे मुख्यतः यह है, आपको टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट ट्रांसपायरेशन पूछ लेता है और डेफिनेशन दे देता है, या इवापोट्रांसपायरेशन दे देता है और उसके अंतर्गत पूछ लेता है। तो आई होप इस चीज़ को समझ में आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है, शुष्क भूमि या ड्राईलैंड कृषि में मृदा नमी सबसे सीमित कारक है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया कि जो ड्राई फार्मिंग कर रहे थे या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर थी अपनी, वो क्या हो रही थी, वो ओनली फॉर वर्षा पे आधारित हो रही थी कि अपन आर्टिफिशियल तरीके से कोई ही इरिगेशन नहीं दे रहे थे। तो ये क्या होता है कि सीमित कारक होता है कि अपन उसके अंतर्गत प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि नमी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो इवापोट्रांसपायरेशन है कि लगभग 60 से 70% वर्षा वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट हो जाती है। कि जो भी आपका वर्षा होती है वो वाष्प के द्वारा, यानी कि मिट्टी की सतह से या पौधे की सतह से 60 से 70% जो नमी होती है या पानी होता है उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है या ह्रास हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन या इवापोट्रांसपायरेशन मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण एवं पौधे की सतह से उत्सर्जन द्वारा जल के नुकसान को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है जो कि आपके यहाँ पे पहले ही पूछा गया है
IARI PhD 2019 के अंतर्गत, इसके अलावा भी काफ़ी एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है। यह नुकसान या लाइसीमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो आपका वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लाइसीमीटर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन को नापा जाता है या मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? वो लाइसीमीटर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये याद आपको रखना है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो इसमें वाष्पोत्सर्जन के नुकसान को मल्च या प्रति उत्सर्जक, एंटी ट्रांसपेरेंट और वायु अवरोधक के उपयोग से कम किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता है कि वाष्पोत्सर्जन अपन किससे कह रहे हैं कि जो मृदा की सतह या पौधे की सतह से आपका जो भी नुकसान हो रहा है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। किसके द्वारा? मल्च के द्वारा। जैसे कि मैं बात करूँ कि मल्च के द्वारा क्या करेंगे? कवरिंग ऑफ द सोइल, जैसे कि सोइल है अपने पास में, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं? पलवार। ये भी याद रखना ना, जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो मल्च को हिंदी में क्या कहते हैं? पलवार। तो जैसे कि अपने पास में ये सोइल है, इसके अंतर्गत ऊपर कूड़ा कचरा या फिर किसी भी पौधे के अवशेष वगैरह ऊपर से ढक देते हैं, या फिर अपन कवरिंग क्रॉप लगाते हैं, जैसे कि चावला वगैरह हो गई, मूंगफली वगैरह हो गई। तो इनको यूज़ करते हैं किसके रूप में? कि वो सोइल को कवर कर लेती है। इससे क्या होगा कि जो कि मृदा के अंतर्गत जो नमी है वो प्रकाश के संपर्क में आके और वाष्प के रूप में चेंज ना हो, तो उससे वो क्या होगा कि नुकसान रुक जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन का नुकसान किससे रुक रहा है? मल्च से रुक रहा है। अगर प्रति उत्सर्जक है ना, या एंटी ट्रांसपायरेंट बोलते हैं जिसे, कि जैसे कि आपके सामने कोई पौधा है, तो उसके पत्तियों से क्या हो रहा है कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि पानी का ह्रास हो रहा है। तो अगर उसके ऊपर अगर एंटी ट्रांसपायरेंट लगा दें, जैसे कि रंध्र बंद करने वाले, तो रंध्र बंद हो जाएंगे प्लांट की लीफ से, तो पौधे के जो पत्तियों का पानी है वो ज़्यादा वाष्प के रूप के अंतर्गत उड़ेगा नहीं। इसके अलावा जैसे वैक्स लगा दी, तो वो क्या होगा कि एक परत के रूप के अंतर्गत बना लेगा, जिससे कि जो पानी है वो वाष्प के रूप के अंतर्गत ह्रास नहीं होगा। तो ऐसे ही काफ़ी जो एंटी ट्रांसपायरेंट्स है उसकी अपन आगे बात करेंगे। सबको क्लासिफाई किया गया है और आसान ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो एंटी ट्रांसपायरेंट का यूज़ करेंगे। वायु अवरोधक, अगर आपकी विंड चल रही है तो उसके अंदर शेल्टर बेड्स है ना, और विंड ब्रेक्स, इनका यूज़ करके भी अपन क्या करेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास में प्रति उत्सर्जक या एंटी ट्रांसपेरेंट। तो इसे किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत दिया गया है आपके कि ये पदार्थ पौधे के उत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन की दर को कम करने के लिए पौधे की सतह पर प्रयुक्त करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो पौधे की सतह होती है, लीफ वगैरह होती है, वहाँ पे अपन इनका उपयोग करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका उत्सर्जन, पौधे के उत्सर्जन कम हो जाएगी। एंटी ट्रांसपेरेंट प्रकाश संश्लेषण को कम करता है, तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, ज़्यादा वाटर का यूज़ होगा, तो उसको भी ये क्या करता है? कम करता है। इसीलिए केवल अत्यधिक नमी की कमी होने पर फसल को मौत से बचाने के लिए इनका प्रयोग सीमित होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि पहले ही आपके पास में पानी नहीं है, पौधे को पहले ही पानी नहीं मिल रहा और फिर भी आप इनका यूज़ कर रहे हो, तो पौधा वैसे ही मर जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि अगर रेयर चांस होते हैं कि अगर पौधे को मरने से बचाना है कि यार ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए अपन इनका यूज़ करते हैं। केवल नर्सरी और बागानी फसलों में इनका कुछ व्यवहारिक उपयोग है। एंटी ट्रांसपेरेंट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, तो इनकी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और डायरेक्ट आपको ऑप्शन देके और उनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि स्टोमेटा क्लोजिंग, ये रंध्र बंद करने वाले जो आपके एंटी ट्रांसपेरेंट है वो कौन कौन से हैं? तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो रंध्र को बंद कर देते हैं, तो रंध्र बंद हो जाएंगे तो पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे कि जो फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट है, PMA, जिसे कि शॉर्ट के अंतर्गत PMA कहते हैं, और फुल फॉर्म क्या होती है? फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि रंध्र बंद करने वाले जो एंटी ट्रांसपेरेंट है वो कौन सा है? तो PMA ऑप्शन दे देगा, ऐसे साइकोसिल वगैरह दे देगा, या फिर एट्राजीन वगैरह, या कुछ भी आपके और भी एग्जांपल दे सकता है। तो उसके अंतर्गत आपको छांटना रहेगा। तो PMA आपको मुख्यतः ये काफ़ी बार एग्जामों के अंतर्गत, जैसे कि सुपरवाइजर हुआ, WO हुआ, एग्रीकल्चर ऑफिसर हुआ, FSO हुआ, इसके साथ साथ ही आपके कई एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है। तो जो PMA है वो क्या है? स्टोमेटा क्लोजिंग करने वाले। तो कम मात्रा में एट्राजिन और CO2 भी प्रभावी एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। तो इसके अलावा एट्राजिन और CO2 भी क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं, और वो किस काम में? स्टोमेटा क्लोजिंग वाले काम के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि फिल्म बनाने वाले, कि जो ऊपर से परत बना देते हैं, जैसे कि आपके पास में कोई लीफ है,
तो इस लीफ के ऊपर अगर ऊपर से परत बन जाएगी तो इसके अंतर्गत जो पानी है उसका ह्रास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वाष्प के रूप के अंतर्गत चेंज ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा कि जो फिल्म बनाने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है। एक तो मोवे लीफ हो गया, हेक्साडेकेनॉल हो गया, सिलिकॉन हो गया, तेल हो गया और मोम हो गया। ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं। तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप है ना, जो परावर्तित कर देते हैं। वे रसायन जो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देते हैं और पत्ती के तापमान को कम रखते हैं। ज़्यादा तापमान होगा, ज़्यादा वाष्प के रूप में चेंज होगा तो ये तापमान बढ़ने ही नहीं देते पत्तियों की, और जो प्रकाश आता है उसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली केओलिन का 5% एम चूने का अनुप्रयोग तापमान कम करने के लिए वाष्पोत्सर्जन के नुकसान को कम करता है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, केओलिन है ना। परावर्तन कौन करता है, केवल केवल परावर्तन करना है अपने को, केवल केवल से क्या याद रहेगा, केओलिन है ना। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा आता है वर्दी अवरोधक। जो वर्दी अवरोधक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वे रसायन जो तने के विकास को कम करते हैं और जड़ विकास को बढ़ाते हैं। कि तने का विकास कम होगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम होगा जो बाहर हुआ, और जड़ की विकास बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा कि पौधा अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करेगा। इसी प्रकार पौधे के सूखे का विरोध करने में सक्षम होता है। तो सूखे का विरोध करने में भी क्या होता है, सक्षम होता है। ये स्टोमेटा को बंद करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो कुछ हद तक ये क्या करते हैं कि स्टोमेटा को बंद करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ रेडिएंट्स है या वृद्धि अवरोधक है तो वो कौन सा होता है, साइकोसील है ना, साइकोसेल। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये डायरेक्ट ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि जैसे कि परावर्तन का आया अपने पास में तो उसके अंतर्गत केओलिन क्या, और इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, साइकोसेल। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अपन ने उसी में बात की थी कि एक तो शेल्टर बेड्स की और एक विंड ब्रेक की। तो विंड ब्रेक क्या करते हैं कि जैसे कि हवा का प्रवाह हो रहा है उसको तोड़ने का काम करता है, कि उसकी विंड की गति होती है उसको कम करने का काम करता है। और जब कि शेल्टर्स बेड होते हैं ना, शेल्टर बेड्स, तो वो क्या होती है, हवा के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए हवा की दिशा में लगाए गए पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियां होती है। विंड ब्रेक्स क्या होंगे कि एक स्थायी तरीके से, जैसे कि आपके पास में कोई फील्ड है उसके अंतर्गत आपने कोई झाटियाँ वगैरह, या फिर आपको मैं बताऊं कि आपने कोई घर बनाया हुआ है तो वो एक डायरेक्ट पर्टिकुलर हो गया है ना, कि वो विंड को आने से बिल्कुल ही रोक देगा। लेकिन शेल्टर बेड्स ऐसा नहीं होते, वो क्या होते हैं कि पौधे या झाड़ियाँ होती है जो अलग अलग ऊंचाई के ऊपर लगाई जाती है, और जो विंड की स्पीड होती है उसको वो कम करता है धीरे धीरे, है ना, वो विंड की स्पीड को कम करता है। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो शेल्टर बेड्स होते हैं वो किस दिशा के अंतर्गत लगाए जाते हैं। तो ये याद रखना, उत्तर से आपके पश्चिम की ओर, है ना, उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाए जाते हैं। ये याद रखना आप लोग कि जो शेल्टर बेड्स हैं वो उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाए जाते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेड्स पेड़ की ऊंचाई की हवाओं के आने वाली दिशा को 5 से 10 गुना या हवा के बहने को 30 गुना तक दूरी तक सुरक्षात्मक आश्रय दे सकता है। जैसे कि आपके पास में ये फील्ड है, यहाँ पे आपने शेल्टर बेड्स लगा दिए, बड़े बड़े पौधे लगा दिए, तो ये क्या करेगा, 30 गुना तक की दूरी जो है कि इसकी दूरी है इससे 30 गुना तक, जैसे कि यहाँ से फुल स्पीड आ रही है तो हवा आ रही है, तो हवा क्या करेगी, आपके पौधों को नुकसान ना पहुँचा कर ये डायरेक्ट ऊपर से होती हुई निकल जाएगी। तो ऐसे लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, शेल्टर बेड्स कहते हैं। और मैंने बता दिया कि उत्तर से पश्चिमी दिशा की ओर ये अपन यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की। एग्रो फॉरेस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एग्री सिल्वीकल्चर क्या होती है, या एग्रीकल्चर पास्चर क्या होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उनको भी अपन रीड करने की कोशिश करते हैं। कृषि विज्ञानिकी एवं स्थायी भूमि प्रबंधन प्रणाली है जो कि भूमि के उपयोग को बढ़ाती है एवं फलों वन पौधों व जानवरों के उत्पादन को जोड़ती है। अब इसके एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या करेंगे, एक तो अपन फसलों का यानी कि फसलों को उगाएंगे, फलों को उगाएंगे, और वन वाले पौधे हैं, है ना, उनको उगाएंगे, और उसके साथ साथ जो जानवरों का उत्पादन है या एनिमल प्रोडक्शन है उनको अपन इसके अंतर्गत जोड़ दिए। तो इसका बस टर्मिनोलॉजी यूज़ कर करके ही अपने को क्या करना है, इसको क्लासीफाई करना है कि किसके अंतर्गत क्या आता है। तो चलिए, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो मुख्य मुख्य कंपोनेंट्स है उसको बात करते हैं।
तो इसके अंतर्गत दिया गया है एग्री सिल्वीकल्चर। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वनों के पेड़ों के साथ साथ कृषि फसलों की खेती एग्री सिल्वीकल्चर के रूप में यूज़ की जाती है। तो एग्री से आपको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी, कृषि फसलें। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या हो गया, वन वाली, है ना, जो वनों के अंतर्गत जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए होते हैं उनकी खेती करना क्या हो जाएगा, सिल्वीकल्चर। तो आप लोगों को पता चल गया, डायरेक्ट ऑप्शन देके पूछ लिया कि एग्री सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं। तो एग्री का मतलब पता चल रहा है आपको कि कृषि फसलों उगा रहे हैं, उसके साथ साथ में जो वन वाली क्रॉप्स वगैरह हैं, जो वन वाले पौधे हैं उनको उगा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, एग्री सिल्वीकल्चर। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है सिल्वो देहाती प्रणाली, यानी सिल्वो पास्टरल सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, देहाती प्रणाली को ना पढ़कर अगर पास्टरल सिस्टम पढ़ोगे ये काफ़ी आसान रहेगा। इसके अंतर्गत क्या करेगी कि सिल्वीकल्चर अपन ने पहले ही बात कर ली कि सिल्वी का मतलब क्या होगा कि अपन वनों की लकड़ी या फिर पेड़ों का उत्पादन करेंगे। और उसके साथ साथ जो पास्टरल है, पास्टरल क्या होगा, पास्टरल के अंतर्गत जैसे कि एनिमल वगैरह या फिर चारागाह वगैरह इनका प्रोडक्शन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, चारागाह प्रबंधन। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आपकी सिल्वी पास्टरल सिस्टम हो जाएगा। तो सिल्वी से आपको समझ में आएगा सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या कर रहे हैं कि वनों के अंतर्गत लगने वाले पेड़ों का उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कि चारागाह प्रबंधन मैंने बता दिया कि जो पास्टरल सिस्टम होता है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, पशुपालन वगैरह, है ना, वो करते हैं। इसके अंतर्गत दोनों को मिला के बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिल्वो पास्टरल सिस्टम। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन ने पहले ही डेफिनेशंस अपन ने क्लियर कर ली कि डेफिनेशंस के अंतर्गत बात की थी अपन ने कि जो फल वगैरह की भी अपन क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि अपन ने बात की कि कृषि सिल्वो देहाती प्रणाली या एग्री सिल्वी पास्टरल। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगी, एग्री का मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी कृषि फसलें वगैरह होती है वो, तो एग्री से क्या हो जाएगी, कृषि फसलें। सिल्वी का अर्थ क्या होता है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं या जो वन वाले पेड़ होते हैं उनको उगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वन वाले पौधे वगैरह। और पास्टरल का मैंने बताया कि जो पशु प्रबंधन वगैरह करते हैं, पशुपालन वगैरह करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पास्टरल। तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, एग्रो सिल्वी पास्टरल दिया जाए तो डायरेक्ट क्या आएगा, कृषि फसलें प्लस वन प्लस चारागाह प्रबंधन। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब इसके अंतर्गत एक और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता है कि एग्री होर्टी सिल्वीकल्चर। इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि एग्री का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि कृषि फसलें होंगी, प्लस साथ में हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं, अपन बागवानी का अध्ययन करते हैं, जैसे कि फ्रूट वगैरह होते हैं ना, पोमोलॉजी वगैरह हो गई, इनकी खेती करते हैं। और सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत मैंने पहले ही बता दिया आपके कि जो भी आपका जो वनों के पेड़ होते हैं, वनों के पौधे वगैरह होते हैं, है ना, लकड़ी वाले वुड के लिए किए जाते हैं, वो किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर। तो इन तीनों को मिला के बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एग्रो होर्टी सिल्वीकल्चर। एग्रो का मतलब क्या हो, कृषि फसलें, जिसके अंदर अनाज वाली आ गई, दलहनी आ गई, इनकी खेती करेंगे। इसके साथ साथ बागवानी करेंगे, बागवानी के अंदर जैसे आम, केला, अमरूद, इनकी खेती कर लेंगे। इसके साथ साथ ही जो वन वाले पेड़ होते हैं उनकी अपन खेती करेंगे, तो उसे क्या करेंगे, एग्री होर्टी सिल्वीकल्चर। इसके अलावा एक और पूछी जाती है आपकी टर्मिनोलॉजी, वो है एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्वाकल्चर किससे रिलेटेड है, मछली पालन से। किससे, मछली पालन से। तो एक्वाकल्चर आपको पता चल गया कि मछली पालन से। तो और एग्री का अपन ने पहले ही बात कर ली कि कृषि फसलें, तो एग्री का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो कृषि फसलों के साथ साथ में सिल्वी का मतलब कि वन वाली फसलें। और उसके अलावा एक्वाकल्चर मैंने बता दिया कि मछली उत्पादन से, तो मछली उत्पादन, तो ये तीनों करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एग्रो सिल्वी एक्वाकल्चर। तो इसके अंतर्गत क्या है, कृषि फसलें, वन फसलें व मछली उत्पादन से। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।